पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स शॉक थे। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, वो क्रिटिसाइज करेंगे जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं इसी के लिए बना हूँ हाँ चल। यहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट का सीन, हिप हॉप कल्चर और इन सबको जो प्रमोट करते हैं। भाई कितना पैसा लगाओगे क्रिकेट में, और भी स्पोर्ट्स हैं। आजकल व्यूज पे और लाइक्स पे गेम है पूरा। आई थिंक पेरेंट्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। भाई लेट मी गेट स्ट्रेट इनटू इट। मैंने वो वीडियो देखा तुम्हारा जिसके अंदर तुम नारगढ़ से लेके जयगढ़ तक बाइसिकल राइड कर रहे थे। राइड कर तो रहे थे बट हेड स्टैंड करते हुए राइड कर रहे थे, वो भी 1.5 किलोमीटर की राइड which got you into लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। हाँ, तो मतलब क्या पागलपन था कि ये डिसीजन लिया। लोग वहाँ पे गाड़ी चलाने में डरते हैं और यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, वो भी सर के बल। राइट। एक्चुअली 6-7 साल हो गए थे स्टंट्स करते हुए, स्टंट प्रैक्टिस करते हुए। तो जो हेड स्टैंड है वो मेरे दिमाग में बहुत पहले आ चुका था, बस मुझे करने की टेक्निक नहीं पता थी। बिकॉज बाइक पे होते हुए तो देखा था फॉरेन राइडर्स को, लेकिन खुद को मुझे आइडिया नहीं था कि ये होगा कैसे। तो आई वाज ट्राइंग कि टॉप ट्यूब जो बाइक की होती है उस पर मैं ट्राई करता हूँ, हैंडल पे करता हूँ ट्राई, बट वो सेंस नहीं आया समझ में कि यार ये ऐसे होगा। देन हमारे जो गॉडफादर है कमिल फ्रॉम पोलैंड, और ही इज किंग इन एमटीबी फ्री स्टाइल। तो उन्होंने सबसे पहले ट्रिक करी बाइसिकल पे, एंड आई वाज शॉक कि यार ये तो मैं सोच रहा था करने की। सो सेम डे जब वीडियो डाला कमिल ने, तो मैंने सेम डे यही ट्राई किया। 3-4 घंटे तक कंटिन्यू मैंने वही बाइक किसी को होल्ड करवा दी, मेरे साथ ही को राइडर्स को, एंड ट्राई किया बहुत बार। तो एक ही दिन में वो मसल जो कभी यूज ही नहीं हुई, तो उसको एकदम से ना पुश करना, तो वो बहुत ज्यादा सोरनेस आ गई थी, मैं बीमार पड़ गया था। 4-5 दिन तो ऐसा था कि बेड से उठ नहीं पाया, पूरे स्पाइन में पेन हो गया था, नेक में पेन हो गया था, ब्लड सर्कुलेशन उल्टा सीधा हो गया। तो लाइक बस मैं बेड रेस्ट पे था। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट टू, ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट। Right. बट मैं पूछ रहा हूँ कि पागलपन कहाँ से आया है कि ऐसा जोश क्या चढ़ा कि सर के बल बाइक चलानी है नारगढ़ से जयगढ़, ये रही खाई, ये रही कुआ। ये तो टेक्निकल पार्ट बता रहे हो, आप मुझे बताओ कि पागलपन कहाँ आया कि मैं ये करूंगा, सर के बल चलाऊंगा बाइक। वैसे तो बचपन से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा हूँ, हाँ लेकिन जब मैंने हेडस्टैंड कर लिया था इंडिया में फर्स्ट टाइम, तो मैं कर करके थक गया था यार। अब सब लोगों ने कर लिया है, 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, सब लोगों ने कर लिया, तो लेट्स डू समथिंग न्यू। अब मैं ऐसी रोड ढूंढ रहा था जो कि लंबी हो, स्ट्रेट हो, और जिसके अंदर मेरी राइड अपने आप चलती रहे। और एक साइड खाई हो। Not exactly I was planning, but फिर मैंने हर जगह देखा, तो कहीं ट्रैफिक था, कोई गाड़ी थी डिस्टर्ब करने के लिए। तो एक दिन ऐसे ही मैं गेड़ी मारने के लिए नाहरगढ़ गया, और फिर मेरे दोस्त तो घूम रहे हैं वहाँ पे, फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, सनराइज देख रहे हैं, और मेरा दिमाग था कि इधर हेडस्टैंड करे तो क्या हो। वही फिर मैंने एक दिन ठान ली कि यार करना है एक बार। तो मैं एक बार बाइक लेकर आया और मैंने एक बार ट्राई किया। टू बी ऑनेस्ट दिमाग खराब हो गया था सोच कर भी कि मैं हेड स्टैंड पे जाऊंगा कैसे, बिकॉज साइकिल लेके खड़े होने मुझे डर लगता था, क्योंकि मैं कभी साइकिल लेके गया भी नहीं था उधर। मैंने हेड स्टैंड ट्राई किया, और जो वहाँ की रोड है ना नॉर्मल, मतलब ऐसा नीचे जाती हुई नहीं है, वो टिल्टेड है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि खाई की तरफ साइकिल खींचती है अपने आप, और आप जैसे भी हाइट की बिल्डिंग्स पे खड़े हो तो आपको वो गहराई खींचती है। तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी। एक दिन क्या ट्राई किया, 200-300 मीटर हुई थी। सेकंड डे फिर मैं चुपचाप जाके सुबह सुबह 5 बजे जाता था। फिर मैंने ट्राई किया तो 700 मीटर 800 मीटर हुआ। फिर उसके बाद 2-3 दिन तक हुआ ही नहीं 400 मीटर 500 मीटर, और वो डर बैठ गया। और एक्चुअली क्या होता है कि इतनी देर तक आप हेड स्टैंड करते हो ना, तो आपके अंदर का जो एड्रेनलिन है ना, वो आप मतलब एक बार के लिए खत्म हो जाता है। बोले कि यार सोरनेस आ गई तो रुक जाओ। तो 2-3 दिन मैं रुका, और मैं सोचा कि अब यार रिकॉर्ड बनाते हैं, लंबे से लंबा इसको करने का ट्राई करते हैं। तो सुबह 4 बजे पहुंचा, 4:30 बजे रेडी, और पूरा माइंडसेट था कि आज लॉन्गेस्ट करना है। स्टार्ट किया। अच्छा, तो जब कर रहे थे तो मतलब वहाँ पे कोई प्रिकॉशन नहीं था कि आगे पीछे से गाड़ियाँ आ रही है और ये ऐसा सब? था कि 100 मीटर आगे एक लड़का चल रहा है ट्रैफिक को रोकने के लिए, और जस्ट मेरे पीछे एक लड़का चल ही रहा रिकॉर्ड करने के लिए। तो यही प्रिकॉशन था, और तो कुछ नहीं था। बिकॉज मैं जिसको भी बता रहा हूँ वो सरप्राइज हो रहा है या फिर शॉक हो रहा है, और मुझे स्टॉप कर रहा है, और मुझे रोकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मेरे हाथ आगे मत लेकर आओ, मुझे पीछे रखो हाथ की, बस जस्ट डू इट, हम खड़े, वो लोग पसंद है। तो चुपचाप करता था। तो जैसे किया, एक लास्ट डे था, मैंने सोचा कि यार मैं बोर हो चुका हूँ, रोज रोज नहीं ऐसा ट्रैफिक से फेस करना, ट्रैफिक को देखना। और
मैंने 1.5 किलोमीटर्स का वो रन किया कंप्लीट और आई वाज हैप्पी। पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स शॉक थे, बोले कोई यार भी होगा। गाड़ी से हम नहीं जा सकते, तू हाँ इससे जा रहा है। तो बहुत एक सरप्राइजिंग, और फिर इंडिया को बहुत प्राउड हुआ कि पहला रिकॉर्ड बनाया एमटीबी फ्री हाँ स्टाइल के हाँ। अंदर, तो एवरीवन वाज हैप्पी। तो ज़्यादा बड़ा इंट्रो हो गया। तो आज वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। वी हैव 3 times वर्ल्ड एमटीबी चैंपियन एंड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लक्ष्य जांगड़ ऑन फर्स्ट मैन शो। क्लैप्स, सब बजाओ। हाँ, तो बिफोर वी गेट इनटू पॉडकास्ट, व्हाट इज एमटीबी? एमटीबी इज माउंटेन बाइक। एंड ये माउंटेन बाइक और नॉर्मल बाइसिकल में क्या डिफरेंसेस हैं? माउंटेन बाइक उसमें फर्क होता है कि वेल इक्विप्ड बाइक होती है, इसके अंदर जो गियर सिस्टम होता है और जो इसका फ्रेम होता है वो काफ़ी लाइट होता है और बेस्ट क्वालिटी का होता है। प्लस ये नॉर्मल जो एमटीबी होती है, जो रोड पे नॉर्मली साइकिलिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर रेसेस के लिए यूज़ करते हैं, उनसे डिफरेंट इसलिए होती है कि इसके व्हील साइज 26 इंचीज के होते हैं और जो इनका फ्रेम होता है वो थोड़ा डाउन फ्रेम होता है, ऊपर से टॉप ट्यूब उसका स्ट्रेट होता है डाउन। ठीक तो है। ताकि हम जो बाइक का जो हाइट है व्हीली के अंदर, स्टंट्स के अंदर, तो उसको काफ़ी हाइट के ऊपर हम बैलेंस पॉइंट को ढूंढ के उस पर हम अपने पूरे ट्रिक्स कर सकें। तो इसका डिफरेंट पैशन आया कहाँ से? इसका पैशन कि पहले मेरे पास बहुत सिंपल एक रेंजर साइकिल थी और 8th के बोर्ड के एग्जाम के बाद जस्ट जैसे बाहर निकले, एक लड़की को करते हुए देखा, तो वहीं से एक वो पैशन और एक वो होता ना कैचिंग पावर की, यार इंस्पिरेशन की, यार ये करना है, मैं इसी के लिए बनाऊं शायद। मैंने ट्राई किया घर जाके, सेम बाइक थी उस लड़की के साथ, तो जो वो ट्रिक कर रहा था ईंट लगा के, वही मैंने ट्राई की। थोड़ी देर तो हुई नहीं, फिर उसके बाद मैं गिरा भी, क्रैश भी हुए, स्कूल की ड्रेस में मैं शुरू हो गया था, तो यूनिफॉर्म में। स्कूल की यूनिफॉर्म खराब नहीं हुई गिरते गिरते? नहीं एक्चुअली नहीं फटी एक बार भी? नहीं, क्योंकि शर्ट थी और शर्ट हाफ थी, तो मेरे हाथ जरूर छिले थे, ये भी पाम भी छिला था, लेकिन नीज में कुछ नहीं हुआ अरे था। छिल के घर पे जाते थे तब पापा मम्मी क्या करते थे? वो स्टार्टिंग में तो बहुत डांट पड़ती थी, फिर आदत हो गई, क्योंकि आए दिन मैं फिर लेके जाता था, भाई रेड हो रहा हूँ इधर से, खून आ रहे हैं, तो उनको फिर आदत हो गई थी। हाँ हाँ। तो ये पैशन था, वहां से जब मैं उस लड़के को देखा और अब तक की जो जर्नी है वो ये है कि मुझे और करना है और करना है और करना है। वो चीज़ मुझे आज यहाँ तक लेकर आई है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, लोगों के माइंडसेट चेंज करे, फैमिली के माइंडसेट चेंज करे, और जो लोग पहले अगेंस्ट थे आज वो साथ में खड़े हैं और वो बहुत प्राउड फील करते हैं। लोग पूछते हैं कि आप कहाँ पे जॉब करोगे, मेरे से पूछते हैं तो आपका शो कहाँ है नेक्स्ट। तो ये जो चीज़ है, जो सिनेरियो है, जो माइंडसेट है, वो चेंज करने में मेरी सबसे बड़ी जीत है। ऑब्वियसली मैं स्पोर्ट के साथ में स्पोर्ट को आगे प्रमोट कर रहा हूँ, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके उनको जीत रहा हूँ, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है, लोगों के अंदर इसके लिए पॉजिटिव थॉट्स देना, इसके लिए रिकग्नाइजेशन क्रिएट करना, तो वो मेरा मेन मोटिव था हमेशा से। तो जैसे फैमिली की बात की आपने, तो फैमिली का कैसे था बिफोर एंड आफ्टर? मतलब एक तो स्ट्रगलिंग फेज होता है हर कोई, क्योंकि क्या होता है कि 9 to 5 जॉब कोई भी कर रहा है तो ठीक है, पेरेंट्स नॉर्मली खुश हो जाएंगे, हैप्पी होंगे, नहीं होंगे, बट कभी भी एक अलग ही जाके अलग ही करियर चूज करते हैं तो उसमें डाइसी रहते हैं। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, वो क्रिटिसाइज करेंगे जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस मिलते ही वो अगले दिन से बोलेंगे मैंने तो बोला ही था राइट। इसमें टैलेंट है। उससे पहले वो क्रिटिसाइज करते थे। तो आपकी फैमिली का क्या सीन था बिफोर एंड आफ्टर? मेन मैं पेरेंट्स से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जैसे हम इंडियन फैमिली के अंदर हैं और इंडियन फैमिली में या तो बिजनेस करो या जॉब करो, या डॉक्टर बन जाओ या क्रिकेटर बन जाओ या पायलट बन जाओ, यही माइंडसेट रहता है कि हमारा बेटा है तो जॉब करे या बिजनेस करे। बिजनेस तो बहुत बाद में आता है। मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था बचपन से ही, मुझे नॉर्मल चीज़ें पसंद ही नहीं आती थी। देन फिर यही आर्ट फॉर्म मेरे अंदर आई, और उसके बाद जैसे पहले तो बताता नहीं था, 1-2 साल तक तो मैंने बताया नहीं था। देन उसके बाद जब मुझे चोट लगती थी ना, तो पूछते थे क्या हुआ, कैसे लगी, क्या किया ऐसा। तो मेरे छोटा सा एक आईपॉड होता था, उसके अंदर ही फोटो खींच के रखता था मैं। तो मतलब 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब छोटा सा एक आईपॉड आता था सोनी उसमें का, ऐसे ही या तो उसके अंदर मैं फोटो खींच के फिर डैड को दिखाता था, मैंने ऐसी ऐसी। फिर मेरे को डांट पड़ती थी कि यार ये क्या कर रहा है, लग जाएगी करके। तो वो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में कॉन्शियस रहते हैं इस चीज़ को लेके, यार हमारे लड़के को लग ना जाए। फिर वो धीरे धीरे मतलब 3-4 साल निकले, और फिर मैंने जिद करना चालू की कि यार पापा मेरे को यार नई बाइक तो चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और मेरा लिमिटेड हो गया है स्किल्स। तो फिर उन्होंने बोला कि 12th में अच्छे नंबर लेके आओ।
ठीक है भाई, मैं 3rd ग्रेड से पास होने वाला इंसान सिर्फ साइकिल के लालच में हाँ। 1st ग्रेड में आया हूँ। हाँ। ही वाज सरप्राइज कि ये कैसे हुआ। देन क्या क्या सब्जेक्ट से 12th में? हाँ जी, सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट मेरे पास कॉमर्स कंप्यूटर। ओके। तो मैंने अच्छे नंबर आए और हाँ। डैड ने वो बाइक मुझे ला कर दी जो मुझे चाहिए थी। हाँ हाँ। फिर उसके बाद मेरी लेवल अप हुआ। लेवल अप होने के बाद में ऐसा था, मेरे डैड ने सोचा कि वो रुक जाएगा अब। पर मैं और ज्यादा गंदा खेलने लगा। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करा, जीता, मतलब 11th आया फर्स्ट चैंपियनशिप के अंदर। हाँ। एंड ही वाज सरप्राइज एंड आई एक्सेप्टेड कि हाँ मैं 11th हूँ, वर्ल्ड में 11th हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो वहां पे डैड रोकते थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे मुझे, डायरेक्ट नहीं, बिकॉज वही है ना, 4 लोग इंडिया में, वो 4 लोग बड़े परेशान करते हैं सोसाइटी। हाँ। तो उनके चक्कर में डैड मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे, जो मुझे चाहिए ना वो मुझे लेने देते थे या दे के देते थे कि ठीक है तू कर, बट दुनिया के सामने मैं तुझे डांटूंगा। तो ये हमेशा से रहा है। हाँ। तो पर मैं उस चीज को उस वक्त समझता नहीं था, तो मैं अगेंस्ट होता कि मुझे करना है, मुझे करना है, मैं और पागल होता हूँ। जब मुझे आप रोकोगे किसी चीज के लिए तो मैं और पागल होता हूँ, मैं करूंगा। तो वो जो जिद थी ना, तो उनको समझ आई। पहले मेरे अगेंस्ट थे कि नहीं करना, मुझे रोक दिया कि पढ़ाई कर, ये कर, वो कर। उसके बाद धीरे धीरे जब टाइम निकला तो उनको लगा कि यार ये पैशनेट है, चैंपियनशिप जीत रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ, शोज कर रहा हूँ, उससे अर्निंग भी हो रही है। अब जहाँ पे अर्निंग हो रही है वहां पे इंडियन फैमिली को, हाँ ठीक है यार अपने पैशन के लिए कर रहा है ना, करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी तो आ रहा है। तो वो सब चीजें अपने आप आने लगी थी। लेकिन मेन चीज ये है कि जो डैड को लोग बोलते थे ना, वहां पे प्रॉब्लम थी। पापा मुझे बोलते थे कि यार लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, रिक्शा चला लेगा तो पैसा आएगा घर के अंदर, साइकिल चलाता रहता है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में करेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी बाद में, ऐसा ऐसा करते थे लोग। मेरे डैड मुझे आके बोलते थे बेटा ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला कि आज आपको बोल रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ 1 साल का वक्त दो, वही लोग आपको अगर माला नहीं पहना है तो मुझे बोलना, और मेरे पीछे। तो वही 1 साल था। मैं 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आया। एंड हमारे एक समाज का एक फेलिसिटेशन शो होता है, एक इवेंट होता है जिसके अंदर सम्मान करते हैं। तो वहां पर मुझे कॉल आउट किया था एंड डैड भी थे वहां पर। तो जैसे ही मुझे कॉल आउट किया वहां पे मुझे फेलिसिटेट करते, तो मैंने बोला कि मेरे डैड को करना है, मुझे नहीं। पूरे मतलब जो 4 लोग 5 लोग थे ना, उनके सबके सामने मैंने डैड को बुलाया और वहां पर मैंने उनको फेलिसिटेट करवाया। आज भी वो मेरी डीपी है, 2-3 साल से 5 साल से वो मेरी डीपी है, प्रोफाइल पिक्चर। सो या वो इवेंट और वो जो एक इमोशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो उस दिन के बाद से मेरे डैड ने मुझे कभी रोका नहीं। उसके बाद बोला कि चल अब तू कर, देखो जो करना है। एंड मेरे से इंस्पायर होके डैड ने जिम स्टार्ट किया, वर्कआउट स्टार्ट किया, क्रॉसफिट ट्रेनिंग करते थे पापा। तो बहुत चीज़ें मैंने चेंज करी वहाँ से, कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से पापा को एथलीट लाइफस्टाइल में डाला, एंड खुद को भी चेंज किया, लोगों के माइंडसेट को भी चेंज किया। लोग बोलते थे कि क्या करेगा ये करे, अब वो उनके बच्चे मेरे फैन हैं। अब वो बच्चे आते हैं, मेरे को सेल्फी चाहिए, उनसे मिलना है करके, तो वो लोग कॉल करते हैं मुझे कि लक्ष्य है। हाँ, वही 4-5 लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे अब वही तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल, उनके बच्चे अब मेरे फैन हैं। हाँ। yeah. छाती चौड़ी हो गई होगी पापा की full जब power. बुलाया होगा। Full, yes. काफी बड़ा अचीवमेंट है, ऐसी हर कोई नहीं कर सकता। तो अभी तक का व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट स्टंट? नारगढ़ वाले ही उससे और भी कुछ पागलपन किया है? यस, उससे भी बड़ा एक मतलब ज़्यादा बड़ा मैंने एक स्टंट किया जो अभी तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है। 2019 में मैंने लास्ट स्टंट किया था उसका, उसके बाद से अभी तक किसी ने किया नहीं है वो स्टंट। दैट इज हेड स्टैंड में हम नॉर्मल हैंडल पकड़ते हैं, सर नीचे पैर ऊपर और हैंडल पकड़ रखा है। उसमें मैंने हैंड्स को क्रॉस किया था और उसमें मैंने पीछे की तरफ फ्लिप किया था उतरने के लिए, कि मेरा ये मेरा शो या मेरा इवेंट ये खत्म हो गया और मैं फ्लिप करके उतर गया। वैसे मैं नॉर्मली उतरता हूँ, तो उसमें ये होता है कि हेड स्टैंड किया क्रॉस हैंड में, देन पूरा नेक का प्रेशर देके, बैक का प्रेशर देके मुझे फ्लिप करना है बाइक के पीछे की साइड में। जैसा ही कुछ मेरे वीडियोस में आपको देखा भी होगा आपने। तो वो ट्रिक ऑफ द ईयर पे बनी थी। एंड उसके बाद मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया, बिकॉज मैंने 9वीं बार अटेम्प्ट किया था उस ट्रिक का और 9वीं बार में मेरा हाथ टूट गया था। एंड उसके बाद मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया एंड वर्ल्ड में किसी ने और ने नहीं किया वो ट्राई। अच्छा, 9 बार, और जो 8 बार ट्राई किया था वो तब सक्सेसफुल था?
हाँ 90 बार में हाथ 90 टूट गया बार में था सिर्फ मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में की थी, और और तभी हाथ टूटा था। उससे पहले हाथ टूट चुका था मेरा। अच्छा, हाथ टूटने टूटे के हुए बाद में यू हाथ ट्राइड में, इट अगेन। या मैं टूटे हुए हाथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था, अच्छा। और जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उससे एक दिन पहले ही मेरा हाथ टूटा था। हाँ हाँ बट इट वाज अ सीक्रेट। मेरे 3 मसल टीयर हुए थे यहाँ से, हाँ हाँ। तो मेरा हैंड मतलब हाथ मेरा मुड़ता नहीं था, और वहाँ पे मतलब यहाँ पे मेरे 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ पर मेरा ऐसा था कि 10 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पे समर चल रहे थे बट स्टिल 10 डिग्री टेम्परेचर तो बहुत होता है वहाँ पे, एसी और चल रहा था हॉल में, तो मेरा हाथ में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत मतलब स्टिफ हो गया था, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। ये सीक्रेट रखा कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, तो मैं सेकंड पोजीशन पे आया उस टाइम पे, आई वाज हैप्पी। अभी अपन अपने आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं। तो द फर्स्ट वन जो मैंने स्टडी करा, रिसर्च करा, उसमें तो मेरे अकॉर्डिंग जो पहली चैंपियनशिप यू वॉन, यू डिड इट ऑनलाइन, मतलब कहीं सबमिट किया था, एंड देन सेकंड वन यू वेंट टू पोलैंड। No, no, no. It was like 2014 में ऑनलाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप, हाँ हाँ 2015 में ऑनलाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर 16 में भी ऑनलाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप, देन 2017 के अंदर पहली लाइव चैंपियनशिप हुई थी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड चैंपियनशिप के नाम पे पहली जो कंपटीशन होता है वो पोलैंड में हुआ था। अच्छा, तो एमटीबी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो पहली बार 2017 में पोलैंड में हुई पोलैंड थी, में हुई थी। या तो उसमें मुझे इनवाइट किया था बिकॉज हाँ मैं हाँ कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहा था और वर्ल्ड चैंपियन बन ही जा रहा था, थर्ड फर्स्ट फर्स्ट ऐसे करके, एंड फिर मैंने वहाँ के लिए अप्लाई किया, आई वाज नर्वस टू बी ऑनेस्ट, एंड क्योंकि जिन लोगों को देखकर हम लोग ट्रिक सीखते हैं उनसे मैं कंपटीशन करने हाँ उन्हीं के देश जा रहा हूँ, और ठीक है, आई वाज रेडी एंड बिट कॉन्फिडेंट, नर्वस भी था एट द सेम टाइम। और टोटल कितनी कंट्रीज के आए थे वहाँ पे? वहाँ पे 4 कंट्रीज से आए थे, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और इंडिया। और हर कंट्री से कितने कितने मेन तो वहीं से एथलीट्स? थे, हम यहाँ से एक दो गए थे, ओके। या तो जो मेन थे पोलैंड के थे, पॉलिश राइडर्स थे, वो एक हब है, पोलैंड एक हब है, पहले इंडिया हुआ करता था, अब पोलैंड एक हब है एमटीबी स्टंट्स का, वहाँ पे पहले इंडिया हुआ करता था पहले इंडिया बिफोर हुआ पोलैंड? था, या कब? बैक इन 2008 जब मैंने स्टार्ट किया था तो एकदम खत्म हो गया था। मैं ओल्ड स्कूल राइडर हूँ, मैं अच्छा। 2018 मतलब 2008 से स्टार्ट किया हुआ हूँ और अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो जनरेशन से लेकर अभी तक न्यू जनरेशन के साथ में जो किलर लोग हैं ना उनके साथ में कंपटीशन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत मतलब चैलेंजिंग पार्ट है। और इंडिया में क्या कैपिटल, इस चीज़ की कौन सी कैपिटल है जहाँ पे ये पहले पूरा लखनऊ होता है? में लखनऊ और चंडीगढ़ इसका हब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वही ना कि एक हमको सपोर्ट नहीं मिला पब्लिक का, तो उसके कारण से लोगों के होप टूटते गए और वो लोग फिर बिजनेस या जॉब की तरफ और प्रेशर, फैमिली प्रेशर के कारण सबने ड्रॉप आउट कर दिया। ऑब्वियसली मेरे को भी बहुत प्रेशर था, आई एम 30 नाउ एंड पिछले 15 साल से मैं 15-16 साल से इसी में लगा हुआ हूँ, जीरो से लेकर अब तक यहाँ तक लेकर आया हूँ। मेरे साथ में और भी राइडर्स लगे हैं, बट जितना मेहनत मैंने किया, टू बी ऑनेस्ट, मेरे मतलब मैं खुद प्राउडली कह सकता हूँ कि आज तक मैं यहाँ पे टिका हूँ ना, तो मैंने कितनी हिम्मत रखी है अपने अंदर, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम भी प्राउड हैं, ऐसे कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनता वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करके। हर एथलीट, हर किसी का ड्रीम होता टू रिप्रेजेंट इंडिया, और आपने तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो फिर पोलैंड गए? हाँ 2017 में फिर मैं गया वहाँ पर, और मैं बहुत सरप्राइज था कि मुझे लेने वहाँ पर मेन जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो आए, लेकिन मेन सरप्राइज वाली चीज़ ये थी कि वहाँ के जो राइडर्स हैं ना, जाते ही पहले मेरे ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं एंड मेरे साथ फोटोग्राफी ले रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि वी आर बिग फैन या आई एम योर बिग फैन। तो मतलब बहुत अच्छा फील हुआ कि यार मैं सोचता था कि यार अंग्रेज क्या होते होंगे यार, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती होगी, तो मेरा सारा ना दिमाग एकदम सेट हो गया कि यहाँ पे स्किल्स और एक आर्ट फॉर्म के फैन है लोग यहाँ पे, और अपने जबरदस्ती हवा बना रखा है कि अंग्रेज है तो बहुत वैसे कूल होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो वैसा है। तो वहां पर ना मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली एंड मैं बहुत खुश था। फिर चैंपियनशिप आई, चैंपियनशिप में रन किया, फर्स्ट में मैं सेकंड पोजीशन पे आया, नहीं फर्स्ट राउंड में मैं फर्स्ट पोजीशन पे था, सेकंड राउंड में मेरा कुछ मतलब गियर में प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं उसके कारण सेकंड पोजीशन पे आया। देन थर्ड राउंड जो फाइनल्स थे उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया एंड आई वॉन द चैंपियनशिप। फिर उसके बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई, मतलब इंडिया में, और अच्छा, यू वॉन चैंपियनशिप, ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे तो सब पहले जो भी अप्रिशिएट किया, सब कुछ किया, यू केम बैक टू इंडिया। यहाँ पे क्या था गवर्नमेंट का सीन? गवर्नमेंट
की तरफ से कुछ था, किसी ने कुछ अप्रिशिएट, फैमिली और वो सब तो खूब खुश थे, बट इधर गवर्नमेंट की जगह से स्टेट गवर्नमेंट या किसी ने भी कुछ अप्रिशिएट किया क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे यू हैव अचीव समथिंग, इधर से कुछ था? टू बी ऑनेस्ट, मतलब गवर्नमेंट का कोई मतलब ऐसा ऐसा सपोर्ट नहीं था, बट उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जैसे मैं बताऊं कि जो जिला कलेक्टर होते हैं उनके तरफ से थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिला, मुझे परमिशन मिली प्रैक्टिस करने के लिए, प्लेस मिला, एंड उनसे मेरी अच्छी जानकारी हुई, तो मुझे कभी परमिशन की प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, तो मतलब वैसा हो गया कि हाँ रिलेशंस बिल्ड हो गए, बट एज सच मुझे कोई सपोर्ट कभी मिला नहीं। और सच तो ये है कि मैंने कभी उनके ऊपर सोचा भी नहीं कि मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, बिकॉज जो चीज मैं चुन रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं है। हाँ नहीं वो आप सही बोल रहे हो, बट क्योंकि गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि मैं हमारा सीन बताता हूँ, हमारे क्लब ने राजस्थान यूनाइटेड स्टेट लीग जीतने के बाद में सेकंड डिवीजन जीता, सेकंड डिवीजन खेलने गए बैंगलोर से, और मतलब राजस्थान की हिस्ट्री में इन 70-80 ईयर्स जो भी फुटबॉल जब से चल रहा है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई हमने सेकंड डिवीजन जीता, तो पहली बार कोई क्लब था जो राजस्थान से जीत रहा है। उसके बाद में वी गॉट प्रमोटेड टू आई लीग विच इज़ द नेशनल लीग ऑफ इंडिया, उसके अंदर प्रमोट हुए 70-80 ईयर्स में राजस्थान का कोई क्लब नेशनल लीग में खेलेगा, और हमारे वापस जीत के गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, वेस्ट बंगाल इधर उधर की गवर्नमेंट, अरुणाचल प्रदेश का सीएम, सब लोग ट्वीट करेंगे कि वहाँ के प्लेयर्स थे, वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इधर की गवर्नमेंट से ज़ीरो, कुछ भी नहीं। उसके बाद में हम जा रहे हैं कि भाई हमको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, अब नेशनल लीग में जा रहे हैं तो भाई सपोर्ट तो चाहिए, वहाँ पे 5-6 करोड़ का सालाना खर्चा है, हम कहाँ से लाएंगे? हम स्पॉन्सर्स के नाम पे, जैसे कि आपका स्पोर्ट हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट के अलावा जो भी XYZ स्पोर्ट्स हैं, उधर स्पॉन्सरशिप के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स भी आने में डरती हैं कि आई बॉल से नहीं इतने तो हम कैसे आएँ, हमारा भी तो, हम भी तो बेनिफिट देखेंगे, तो अपन लोग कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट का काम है कि अब क्रिकेट को तो इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई, बाकी स्पोर्ट्स को भी तो पुश करें, तभी तो वर्ल्ड लेवल पे नाम होगा। अभी आप तो आपका सारा एफर्ट डाल के चल गए, पोलैंड चल गए, पूरी मेहनत कर ली, वर्ल्ड कप भी जीत गए, चैंपियनशिप जीत गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, बट उसी जगह अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तू कर मेहनत, तेरे को बाइक भी ला के देंगे, कितना लगता है अगर एक बंदा इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहा है तो तेरे लिए बाइक ले आएंगे, तेरे लिए ये ले आएंगे, कुछ भी हेल्प करेंगे तो बहुत दिन रात का फर्क पड़ता है ना। सही बात है। जैसे आप बोल रहे हो कि एक ग्राउंड दे दिया, तो वो आई डोंट थिंक कि वो इनफ है। एथलीट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा ही ना, बट दिक्कत क्या है एथलीट्स को, ये मेजोरिटी को ये नहीं पता कि भाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तभी तो गवर्नमेंट है, भाई हेल्प करो हमें। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मुझे पता लगा कि मुझे मतलब मेरी जो ट्रॉफीज हैं उनको शोकेस नहीं बनाना, मुझे उसका सपोर्ट लेके मुझे इस गेम के लिए कुछ करना है, रिकॉग्नाइज करवाना है, तो मैं इसकी डेप्थ में जाना स्टार्ट किया कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कैसा है, क्या है इंडिया का स्पोर्ट क्या है। तो जब मेरे को जब पता लगा कि इंडिया कोई नेशनल स्पोर्ट है ही नहीं, आई वाज शॉक्ड कि हमको बचपन में गलत गलत पढ़ा है कि इंडिया हॉकी का है। नेशनल स्पोर्ट हॉकी है। तब से मैंने होप छोड़ दी थी कि यार मेरे स्पोर्ट के लिए कोई कुछ करेगा। तो इसीलिए मैंने तब से अपने माइंड सेट कर लिया कि मेरा स्पोर्ट है, मैं जितना कर पाऊंगा मैं करूंगा, और जो मेरे साथ होगा उसका उनका वेलकम है। बट मैं अब किसी के पीछे नहीं चढ़ सकता, मेरे का मतलब स्टार्टिंग से ऐसा हूँ, मैं किसी को जी हजूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपना गेम चूज किया है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, सही गलत सब मेरे साथ होगा, और इसका जो मतलब डिजर्व होना को मुझे मिलेगा। तो पोलैंड के अंदर जब जो एथलीट्स हैं उनके जो माइंडसेट थे वो मुझे पता लगे। वो लोग कंपटीशन की तरह कंपटीशन नहीं खेलते, वो लोग बहुत फ्रेंडली तरीके से अपना रन देते हैं, वो परफॉर्मेंस देते हैं, और जो भी होता है सही गलत वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको मतलब ही नहीं रिजल्ट से, वो इतने पागल नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंडली गेम खेलते हैं। पर जो पागलपन है वो इंडिया में है कि हमको जीतना है, पर वो पागलपन भी सही है। और जो मैंने उनसे सीखा, उनका मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने उनकी नोटिस करी, उनके खाने का तरीका, उनका प्रैक्टिस करने का तरीका, और किसी चीज़ को टाइम देने का तरीका, टाइम की पंक्चुअलिटी, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको उनको देख के सीखी थी, और काफ़ी चीज़ें लाइफ में उतारने की भी ट्राई की है। जैसे कि खाने पे कंट्रोल, बिकॉज आई एम अ बिग फूडी, और तो खाने पे कंट्रोल, एंड
एनर्जी सेव कैसे करनी है, हम्म और जो अपने आउटफिट होते हैं उनको कैसे अपने गेम के साथ में कैरी करना है, वो चीज़ हो गया रिप्रेजेंटेशन। शूज़ कैसे हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के अंदर, वो राइडर्स कौन से यूज़ करते हैं, नॉर्मल टाइम पे हमें कैसे पहनना है, हमारे लेग्स को हम रेस्ट कैसे दें कि हमको शाम को प्रैक्टिस करनी है, तो पूरे दिन भर हम अपने लेग्स को कैसे रेस्ट दें, तो उसके लिए कौन से फुटवेयर, कौन से शूज़ बेस्ट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना, छोटी 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 छोटी, ये सब सुन के छोटी लगती हैं बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट वन, बिगेस्ट वन, जो पूरे वर्ल्ड में हमारी कैटेगरी में है। 30 साल का कोई लौंडा नहीं है जो इतनी बड़ी उम्र में भी अभी भी राइडिंग कर रहा है। सब लोग हैं 22, 23, 24, 25। तो एज के साथ में चीज़ें भी थोड़ी सी डाउन होती है, एनर्जी भी डाउन होती है, तो उसको कवर अप करने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, तो इंजरीज, लेट्स टॉक अबाउट इंजरीज। एक नॉर्मल एथलीट होता है, मसल टेयर हो गया, ग्रोइंग पोल हो गई, ACL टूट गया, बैक में इंजरी आ गई, वेयर एज योर स्पोर्ट, उधर तो गर्दन भी यूं की यूं हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कभी कोई मेजर इंजरी हुई है? बड़ी इंजरी का तो मैं नहीं बोल सकता, बस रेस्ट, मेरा 5 महीने का भी रेस्ट मेरे लिए बहुत डेडली होता था। बड़ी इंजरी फॉर गॉड सेक नहीं हुई है, एंड मसल टीयर्स हुए हैं और कट लगे हैं, हाथ पैर छिले हैं, जैसे ये इंजरीज हैं। बाकी पैरों में भी बहुत हैं, तो ये नॉर्मल थी, कभी हड्डी वड्डी का नहीं टूटी फॉर गॉड सेक, कभी वो भी ना। एंड यस, हमेशा से मैंने प्रिकॉशन यूज़ किए हैं। जैसे ही मतलब जैसे मुझे पता लगा कि इसमें हेलमेट भी यूज़ करते हैं राइडर्स, तो मैंने 2012 के बाद से हेलमेट भी स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। एंड आई वाज द फर्स्ट गाय इन इंडिया जिसने फुल फेस हेलमेट यूज़ करना ट्रेंड में लाया था। फुल फेस जैसे मोटोक्रॉस के हेलमेट होते हैं वो वाले। एंड देन इस चीज़ को बहुत इंडिया में प्रमोट किया, राइडर्स को हेलमेट भी मैंने भेजे ऑन कॉस्ट। देन ये ट्रेंड चल गया कि हेलमेट पहन के हमको स्टंट्स करने हैं, तो वो चीज़ आगे बढ़ी। देन उसके बाद में जब फॉरेन राइडर्स को भी पता लगा तो उन्होंने भी फुल फेस, अब फॉरेन में क्या है कि कूल रहते हैं, फन टाइप रखते हैं, तो वो हाफ फेस हेलमेट ही यूज़ करते हैं। ठीक है। बट अपने इंडिया में जोश ज़्यादा है, तो उसके लिए सेफ्टी भी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो हाँ। हमेशा से मैंने नी गार्ड्स पहने स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग डेज, नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, शूज़, ग्लव्स, ये सबसे बेसिक चीज़ें होती है जो कि ज़रूरी है। अगर किसी को भी अडेप्ट करना है तो सेफ्टी के साथ करे तो बेटर है, बिकॉज एक सही मैसेज जाना लोगों के दिमाग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम अपने गेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छे से करें इन अ पॉजिटिव वे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मुझे इंजरीज नहीं हुई है सच। हाँ, बढ़िया, होनी भी नहीं चाहिए। लाइक तो यू आर डूइंग दिस फुल टाइम? यस, आई एम डूइंग दिस फुल टाइम, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं अभी बिजनेस भी हैंडल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे टाइम देना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा कम हो गया, बट आई डोंट लीव MTB फ्री स्टाइल। ठीक है, तो क्योंकि वही है, जैसे इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और इन सब में पेरेंट्स बच्चों को जाने से इसलिए डरते हैं, एक तो कि लगने का डर है, और दूसरा फाइनेंशियली कि 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल करेगा। तो अभी अपने यहाँ पे कैसा सीन है फाइनेंशियली, कि ठीक है यू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड ऑल, बट एट द एंड ऑफ द डे रोटी तो पैसे लेके आएगा। तो उसका कैसा सीन है इंडिया में? पैसे कमा पा रहे हैं लोग अच्छे से या क्या? कुछ स्पोर्ट्स के अंदर जो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है स्पोर्ट्स में, अब पहले से काफी बेटर है, लेकिन उन्हीं स्पोर्ट को पैसा मिल रहा है जो गवर्नमेंट के अंडर है। जैसे हमारा कि जो है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, वो उसकी फेडरेशन इंडिया में है ही नहीं, और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। हमने UCI से भी बात करी, और अपने नेशनल साइकिलिंग फेडरेशन से भी बात करी, लेकिन वो लोग इसको रिस्की समझ के एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। बट जहाँ पर स्पोर्ट है, ये समझना चाहिए इंडियन मेंटेलिटी या इंडियन लोगों को ये समझना चाहिए कि जहाँ पर स्पोर्ट है वहां पर इंजरी साथ में आएगी। आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल इधर उधर लग गई तो इंजरी है। आप कैच पकड़ रहे हो, पैर मुड़ गया तो इंजरी है। बास्केटबॉल खेल रहे हो, पैर टूटने का तो सबसे बड़ा खतरा है, वो इंजरी है। आप अपना गोल करने जा रहे हो, किसी से सर भिड़ गया, सर फट गया, तो वो भी इंजरी है। हर गेम में इंजरी है। हमारे वाले गेम के अंदर MTB फ्री स्टाइल के अंदर ये इंजरी ज्यादा दिखती है, क्योंकि हम
एक टायर पे ही नाचते रहते हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है कि इसमें इंजरी ज्यादा है। अरे भाई जो कर रहा है उसका जो जिगरा है ना वो ज्यादा बड़ा है नॉर्मल लोगों से, इसलिए वो चीज कर रहा है। नहीं तो हर कोई, जैसे नॉर्मल लोग हमारी साइकिल ट्राई करते हैं, भैया हमको भी सिखाओ, हम भी करते हैं, वो ले भी जाते हैं, चला के भी ट्राई करते हैं, तो उनसे उठती तक नहीं है, और हल्की सी उठ जाती है ना तो वो डर जाते हैं। तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि जो जो एक्सट्रीम स्पोर्ट के एथलीट है ना, उनका जिगरा भी बहुत बड़ा होता है। तो वो रिस्क लेने का जो एक फैक्टर होता है ना, वो भी उनके अंदर वो होता है कि और लोगों से ज्यादा। तो ये चीजें लोगों के अंदर अब काफी चेंज हुई है। जैसे कई बार शोज आए हैं, शूट्स, मतलब ब्रांड शूट्स होते हैं, जैसे बजाज के हो गए या फिर बाइक्स के शूट हो गए, तो वो जो स्टंट आर्टिस्ट होते हैं, स्टंट राइडर्स होते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं। जैसे साइकिल का भी शूट होता है तो कई बार मैं भी करता हूँ, मेरे जैसे और भी राइडर्स हैं वो भी करते हैं। तो ऐसे से लोगों को समझ में आया कि हाँ, मतलब बट मैं एक्सट्रीम जैसे स्पोर्ट इज पेरेंट्स, समथिंग। हाँ मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अभी आपने बोला कि फुटबॉल और इन सब में इंजरीज होती हैं, बट इधर जो इंजरीज होती है एज अ पेरेंट आप सोचो कि उनका बच्चा जा रहा है, आपने बोला कि जिगरा होता है सब कुछ सही है, बट पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई उधर तो लगी तो ठीक है आ जाएगा वापस पट्टी कर देंगे, इधर लगी तो हाँ कुछ भी हो सकता है, वो मोटर बाइक, वो पहाड़ों से बाइक चला रहे हैं, उधर गए तो गए। हाँ। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? अब कोई पेरेंट अगर इंडिया, देख रहा हो और उसका बच्चा ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कर रहा हो, उस पेरेंट को क्या बोलोगे आप अभी इस वक्त कि जिगरा, वो बोल दिया हाँ भाई मेरे बेटे में बहुत जिगरा, जिगरा बट लग गई तो क्या? लग गई तो यार जिम्मेदारी तो आपकी होगी, लेकिन देखो सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन इट्स लाइक कि आपके बेटे का ड्रीम है या बेटी का ड्रीम है कि ये करना है, तो बस आप सपोर्ट करो और उनको इन अ पॉजिटिव वे उनको बूस्ट अप करो कि हाँ तू कर, मैं खड़ा हूँ पीछे। तो इससे बहुत पावर मिलती है, क्योंकि इंडिया के लोग क्या पागल होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो पागल होते हैं। अगर उनको पीछे सपोर्ट मिल जाए ना तो वो, मतलब किसी को भी नहीं देखते फिर वो। तो ये चीज है कि जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, और जो आपके बच्चों का ड्रीम है वो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। और बस सेफ्टी मेजर्स का आप खास ध्यान रखना, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प लेते रहो, तो कुछ नहीं होता। हर चीज में ट्रेनर्स हैं, हर चीज में प्रोफेशनल्स हैं, तो आप उनकी हेल्प लेके ये चीज कर सकते हो। तो वो सही गलत का आपको जल्दी बता देंगे। जो 10-10 साल के अंदर जो चीज सीखी है वो आपको 1 मिनट में बता देंगे। सो दिस इज द ओनली सीन कि आप इससे सेफ रह सकते हैं। ठीक है। तो और स्पॉन्सरशिप का क्या सीन है? मतलब गवर्नमेंट की साइड से तो चलो कोई सपोर्ट नहीं है, तो पैसा फिर बनाए कैसे आदमी? हमारे स्पोर्ट में ऐसा होता है, या फिर जो एक्सट्रीम स्पोर्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो अलग फॉर्म रखते हैं हिप हॉप कल्चर और इन सब को जो प्रमोट करते हैं, उनके लिए ब्रांड डील्स होती हैं मेन। और कुछ एक कंपनीज होती है जो उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करती है, तो उससे पैसा आता है। हमारे जैसे शोज होते हैं, शूट्स होते हैं, उनका हमें पे आउट मिलता है। किसी चीज़ का इनोग्रेशन है उसका पैसा मिलता है। जैसे कॉलेज इवेंट्स होते हैं उसके लिए एक परफॉर्मेंस शोज होते हैं आधे घंटे के, 15 मिनट के, उसके चार्जेस होते हैं। रेड बुल है मेरा, 2017 से मेरा पार्टनर है रेड बुल, मैं उसका सीनियर हुआ राजस्थान में। तो वो मुझे काफ़ी फाइनेंशियली और हर तरीके से वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे एक विजन दे रहे हैं हर तरीके से। तो रेड बुल का बहुत सपोर्ट है। हीरो साइकिल्स मेरा काफ़ी लंबे टाइम तक स्पॉन्सर रहा, उनकी मॉनेटरी सपोर्ट काफ़ी रहा, रेड बुल से भी रहा। और मेरा एक और स्पॉन्सर है स्टेडफास्ट न्यूट्रिशंस, उसके साथ भी मैं पिछले 6 साल से हूँ। तो इट्स लाइक कि सपोर्ट तो है, पर वो धीरे धीरे चेंज आ रहा है। आर्टिस्ट बहुत सारे हो रहे हैं, ब्रांड्स भी बहुत सारी हो रही है, ब्रांड डील्स भी बहुत सारी हो रही है। तो अब पहले के कंपैरिजन में पैसा अच्छा है, लोग भी ज्यादा देख रहे हैं। तो सोशल आजकल मीडिया भी आ गया ना, पहले की कोई अगर बहुत खतरनाक क्रेजी स्टंट भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आउटलेट क्या था? एमटीवी, टीवी पे तो और कोई आउटलेट भी नहीं था। अब तो क्या है, सोशल मीडिया, आपने कुछ क्रेजी किया यूट्यूब पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, तो आउटलेट भी हो गया ना वो वायरल होने का, राइट व्यूज आए तो वहां से कमा लिया। राइट। तो वही बोल रहा हूँ कि जैसे लोग भी बढ़े हैं, आर्टिस्ट भी बढ़े हैं, ब्रांड डील्स भी बढ़ी है। वो इसीलिए बढ़ी है क्योंकि आजकल व्यूज पे और लाइक्स पे गेम है पूरा। अगर आपके व्यूअर्स ज्यादा हैं तो आपको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वो कैटेगराइज भी हो गया है। तो ये है कि अब आर्टिस्ट को पैसा मिल रहा है, आर्टिस्ट उसमें लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, और मतलब क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज हाँ, तो करियर लाइक दीज, इनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। है। राइट किसी को सीए बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, उनको पता है कि ये सेट किताबें हैं, ये सेट एग्जाम्स हैं, करो तो बन जाओगे, पास हो तो बन जाओगे, नहीं होगे तो ठीक है। बट करियर लाइक दीज, इनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। राइट
तो कोई अप एंड कमिंग, कोई जिसको बनना हो, जिसको करना हो, तो वो क्या पाथ फॉलो करे? क्योंकि मेरे हिसाब से आपने जो भी किया, आपके ना कोई गाइड करने वाला था, सब कुछ खुद से बनाया ना। तो एक तो कि जो कर रहा है वो क्या बोलते हैं उसको, कि जैसे जो भी इंस्पायर्ड है कि मेरे को बनना है, वो क्या करे, और जो इतनी मेहनत करने के बाद में भी सक्सेस नहीं मिली और रह गए, उनको क्या बोलोगे? सबसे पहले तो ये है कि अपने पैशन को पहचानो। इंडिया में ये है कि भेड़ चाल है, और भेड़ चाल में कुछ नहीं होता, भेड़ चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती है। और जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, पैशन को समझते हो, उसके बाद से आपका स्टार्ट होता है कि आप उसको कब तक कैरी कर सकते हो। देन आप उसको कितना चेंज कर सकते हो औरों से, वो मैटर करता है। आप उससे एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते। आपका जो पैशन है उससे आप एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते मुझे ये इससे पैसा मिलेगा। आजकल क्या होता है कि कोई मुझे देख रहा है कि यार लक्ष्य के पास तो ये स्पॉन्सर, लक्ष्य के पास तो ये है, पर मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई मैंने 15 साल भी दिए हैं तो मुझे मिला है, तो टाइम के हिसाब से रातों भी रात नहीं मिलता मिला है, राइट। तो मैंने अपने दिन रात खून पसीना सब दिया, तब जाके मुझे आज ये मिल रहा है। तो यह है कि पैशन को पहचानो, एक्सपेक्ट मत करो, उसको आगे लेके जाओ, लोगों से आप कितना डिफरेंट हो वो देखना है। देन उसके बाद में उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, और आपको देखना है कि आपकी जो बढ़ती एज है, आप इंडिया में रहते हो, बढ़ती एज के साथ में आपको अपने पैशन को भी छोड़ना पड़ता है। तो वो देखना पड़ता है कि आप बाद में सरवाइव कर सकते हो अपने इस पैशन से, तो वो भी देखकर पूरा फोरकास्ट करना पड़ता है इस चीज को। तो यही प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर मेन तो क्या है कि जॉब बिजनेस एक एज के बाद में, फैमिली प्रेशर के बाद आना ही पड़ता है। तो अगर आप अर्न कर रहे हो अपने इस आर्ट फॉर्म से, या फिर यूट्यूब से, या फिर इंस्टाग्राम से, या फिर ब्रांड डील से, तो वो भी एक एज तक लिमिट है। उसके बाद क्या, तो वो फोरकास्ट करना जरूरी है। तो यही सजेशन है कि आराम से फ्यूचर समझ के उस पैशन को फॉलो करो, या उस चीज में आओ जो आप कर सकते हो। बर्डन करोगे तो आज भी खराब, कल भी खराब, और परसों भी खराब, फिर सोते रहो। अच्छा, तो सेकंड और थर्ड आपने पोलैंड में जीती थी चैंपियनशिप, राइट। उसके बाद में 2019 के बाद में 2017 में पहले मैंने चैंपियनशिप जीती, देन 2019 में मैं गया था, तब सेकंड पोजीशन पे आया था। 18 में मेरे इंजरी हो गई थी, मैं जा नहीं पाया था। देन 20 में कोरोना आ गया था, एंड 21 तक रहा। और जो ये आपका पोलैंड में जो थी वो वर्ल्ड कप, वो स्पॉन्सर्ड थी? आपको जो इनविटेशन आया वो खुद के पैसे लगी या क्या सीन था उसका? एक्चुअली पोलैंड की जो भी ट्रिप्स रही है वो मेरी पर्सनल रही है। उसमें ब्रांड्स ने भी मुझे मॉनेटरी सपोर्ट किया। इंडियन ब्रांड्स और इंडियन ब्रांड्स? हाँ, इंडियन ब्रांड्स, राइट। तो हीरो साइकिल्स ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें फाइनेंशियली, एंड रणविजय पाजी हैं, रणविजय सिंघा, उन्होंने मुझे मॉनेटरी सपोर्ट किया था 2019 में। तो उनके सपोर्ट से मैं इजीली वहाँ गया था, एंड उसके बाद हाफ मनी मेरे डैड ने मुझे दिया था। तो ये पर्सनल ही एक्सपेंस रहा है मेरा हमेशा से, एंड कुछ ब्रांड्स आई जिन्होंने साथ में इन्वॉल्व होके और मेरे इस सफर में साथ दिया। और इसी की जगह गवर्नमेंट अगर थोड़ा भी हेल्प कर दी तो दिन रात का फर्क पड़ता नहीं? बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज तो सुन लो ना, हमें हेल्प कियो ना इधर हेल्प कियो, भाई कितना पैसा लगाओगे क्रिकेट में, और भी स्पोर्ट्स हैं, जीने दो उन्हें भी। इंडिया को ये है कि हमारा बेटा क्रिकेटर बनेगा, पापा मैं बैट बॉल, मतलब बचपन में खिलाते भी क्या है, बैट ला देंगे प्लास्टिक का, प्लास्टिक की बॉल ला देंगे। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ एक स्पोर्ट को, लेकिन मतलब परेशान हो गए यार, जो और आर्ट फॉर्म वाले लोग हैं ना, जिमनास्ट हो गए, या फिर बैडमिंटन हो गया, या फिर जो गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट हैं, वो लोग भी परेशान हो गए हैं। ये फेडरेशन इतनी ऊपर चली गई, पैसा है इसमें, सट्टे चलते हैं इसमें, सब कुछ चलता है। मतलब एक लिमिट होती है किसी चीज की, सारी ब्रांड डील्स उसमें जा रही है, सब कुछ जो, और जो मतलब आर्टिस्ट हैं वो लोग सब अपने आप को नीचा फील कर रहे हैं कुछ, कि हम यार काश क्रिकेट खेल पाते। पर क्रिकेट में कितने 12 लोग सेलेक्ट होंगे, या फिर कोई नेशनल खेल लेगा, उसके बाद क्या, कुछ नहीं ना। हमको मतलब ऐसा छोटा फील होता है कि यार काश हम क्रिकेट खेल लेते, माँ बाप की बातें सुन लेते। और माँ बाप भी हमारे, या फिर इंडियन लोग भी ऐसे हैं कि तुम क्रिकेट खेल लेते, आज तू इतना पैशनेट है अपने साइकिलिंग के अंदर, तो यार तू क्रिकेट ही खेल लेता, वो पैशन वहीं लगा लेता, तो तेरे को आज कम से कम पैसा मिलता। तो ये मेरे फैमिली में काफी बातें होती थी
लेकिन मैं ऐसे बोलता कि यार मेरी आर्ट मेरी है, मैं इसके अंदर बेस्ट हूँ, तो मैं क्रिकेट में क्यों जाऊंगा? बैट बॉल मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। बचपन में स्टार्ट कर देते हैं प्लास्टिक का बॉल, प्लास्टिक की बैट, और बच्चों को खिला रहे हैं, तो वो माइंडसेट वहीं से सेट हो जाता है। बच्चे तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं क्रिकेटर बनना चाहूंगा। उनके माइंडसेट ही ऐसे होते हैं। बड़े होके क्या करोगे? बोले जॉब। बड़े होके जॉब करनी है पढ़ लिख के। तो माइंडसेट हमारा स्टार्टिंग से होता है, घर से और स्कूल से। वहां से चेंज होगा ना, तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पोलैंड गया था फर्स्ट टाइम 2017 में, वहां पर एक रिवर के साइड में मतलब एक घूमने का मार्केट एरिया था। वहां पर हम ट्रेनिंग करते थे, हमारे रूम के पास था, होटल के पास था। वहां पर हमारे अलावा वहां के लोकल भी मतलब स्केट करने, स्केट बोर्डिंग करने, तो सब लोग आते थे। तो वहां पर मैंने देखा कि 3 साल का बच्चा, 3 भी नहीं था शायद, उससे भी छोटा था, उसको उसकी मम्मी लेकर आ रही है अपनी गोद में एक दूसरी बच्ची लेकर, एंड शी वाज यंग, और वो अपने बेटे को लेकर आ रही है कि स्केट करते हैं। हेलमेट वगैरह सब पहना था उसने। अब छोटा सा बच्चा है, उसके बड़ा हेलमेट तो मतलब सेट कैसे होगा? तो वो थोड़ी देर कर रहा था, तो उसके सर पे लग गई और खून आ गया। वो घबराई नहीं और चुपचाप गाड़ी में लेके और उसको डॉक्टर के ले गई। आप नहीं मानोगे, अगले दिन वो माँ अपने बच्चे को पट्टी वट्टी करा के, हेलमेट पहना के दोबारा से ले आई, बोले प्रैक्टिस कर। मैं बहुत सरप्राइज था। अगर इंडिया में तो पहली बात तो स्केट लाके देंगे नहीं, वहां पे बैट बॉल प्लास्टिक के चलते हैं यहाँ पे, और स्केट तो भूल जाओ। और अगर लग जाए तो फिर दीवार को पीटते, बोले इसने मारा ना आपको। ये मतलब ना माइंडसेट बचपन से हो जाता है कि इसने मारा, नहीं मारा भाई, खुद की गलती से गिरे हो, खुद लगी है। तो वो ना स्ट्रॉन्ग बचपन से करना चाहिए। आपके माइंडसेट को आप बचपन से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं बहुत कुछ सीखा था वहां से कि यार मतलब क्या क्या सोच के यार ये लोग अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। तभी तो 15-16 के बाद वो लोग इतना माइंड मतलब इतना क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड को कि वो लोग अर्न करने लग जाते हैं, अपने आर्ट को भी जान जाते हैं, और हर चीज को वो टाइम दे पाते हैं, इतने प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। तो वो बट चीज है। आई थिंक पेरेंट्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड इस चीज में कि मैं हाँ पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो माइंडसेट चेंज ही नहीं हो रहा है। वो स्कूल में भी और सेम है। वो माइंडसेट चेंज करेगा कौन? वो तो फिर अब जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे ही होगा, क्योंकि मेरे जो हिसाब हमने से फेल किया है, अब मेरे बच्चों को मैं कैसे पालूंगा, मुझे मालूम है। वो चीज है। मेरे हिसाब से वही है कि हर मतलब पेरेंट्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि उन्होंने देखा ही क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर को देखा है, तो वो उसको बैडमिंटन या एकदम से अलग स्पोर्ट में तो देखेंगे नहीं। अब तेंदुलकर और 83 में वर्ल्ड कप आया तो तब से वो स्पाइक ले गया। साइना नेहवाल ने अपना काम किया तो बैडमिंटन और उन सब में स्टार्ट हो गए। मेरे सानिया मिर्जा ने किया उधर, अभी फुटबॉल में कुछ भी बड़ा अचीव हुआ तो वो करने लग जाएंगे। तो वही है कि हर स्पोर्ट का कोई एक भाई मैं ग्लोबली कुछ अचीव कर लेता है तो अगले दिन से ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अभी अभी तो फिर भी पेरेंट्स लोग बच्चों को जाने लगे, अकेडमी सर्वाइव कर रही हैं, अकेडमी प्रॉफिटेबल हो रही हैं। आज से 10 साल पहले तक तो स्पोर्ट्स क्रिकेट में भी नहीं घुसने देते थे कि या तो इंजीनियर या डॉक्टर, ये 2 ऑप्शन थे। दो ऑप्शन कि भाई साइंस ले लेना, साइंस बायो ले लेना, तेरे से नहीं पढ़ी जाती कॉमर्स ले ले, तेरे से वो भी पढ़ी जाती, जब जाके आर्ट्स का वो था। अब तो फिर भी पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं सोशल मीडिया इन सब की वजह से कि हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तू ऐसा कर, तू इंजीनियर नहीं, तू यार यूट्यूबर बन जा, तू उधर से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो वो तो वही है कि एक कोई भी राइज लिया तो पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते के हिसाब से ना चीजें भी आ रही हैं, हाँ, और प्लेटफॉर्म्स आ रहे हाँ हैं। प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो वो एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। हाँ बट पेरेंट्स को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बिकॉज उन्होंने सच में देखा भी वही है जो उनको हाँ दिखाया गया है। अब सोशल मीडिया पे इतना कुछ आ गया है कि हम भी ना बताए ना तो उनको पता लग जाता है कि यार एक्सट्रीम स्पोर्ट में क्या क्या है, या फिर क्रिकेट में कितने फॉर्म्स हैं, या फिर साइकिलिंग में रेसेस भी होती है, एमटीबी अलग होती है, रोड साइकिलिंग अलग होती है, तो उनको डिफरेंस भी खुद ही पता लग जाता है। तो वही चीज है, प्लेटफॉर्म की कमी और लोगों को नॉलेज की कमी। तो वो जैसे जैसे अब जैसे हमारे जो मतलब अपने जो मॉम डैड है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, एकदम सिंपल सोबर। हाँ, अब अपनी क्या है, एकदम एकदम मतलब कूल रहना, उनके लिए मतलब सर्वाइवल था ही कि नौकरी मिलेगी, घर में पैसा आएगा, घर चलेगा। राइट। तब ये सब नहीं था ना कि भाई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कर लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, नाच गाना कर लेते हैं, वो सब था ही नहीं। वो भाई तुम ये सब करोगे तो घर पे खाना कहाँ से आएगा? राइट, वो चीजें अपन ने एक्सप्लोर कर ली। अब हाँ जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे किड्स होंगे, उनको हम कैसे लाइफस्टाइल देंगे जो हमने सीखा अपनी लाइफ में। तो वो चीजें धीरे धीरे चेंज होगी, वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन पैसे कमाने के जरिया बढ़ गए अब तो। राइट। कंफर्टेबल है कि जैसे आप बोल रहे हो आपके बच्चे, तो अभी इतने सारे ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए, तो आप बोलोगे कि तू ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये कर ले। ऐसे नहीं कि नहीं, या तो डॉक्टर या
इंजीनियर यही बन के रह जाएगा। तो वही है, सोशल मीडिया की वजह से हेल्प भी हो रही है बट नेगेटिव पॉइंट्स भी उसके बहुत हैं। जैसे जैसे अभी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं सब, या फिर बिजनेस सेटअप, या फिर क्या वर्ड्स आ रहे हैं वो यार, स्टार्टअप। स्टार्टअप, तो ये बहुत चल रहा है। कोई भी तुम भी ठेला लेके स्टार्टअप ही खड़ा हैं। हुआ नहीं, जैसे पानी पूरी हाँ का रेडी लगा ली, बोले स्टार्टअप है। अब हाँ इसको हाँ। स्टार्टअप बोले या क्या बोले, तो इसको नाम चेंज कर दिया, वही ना, मतलब पहले गोलगप्पे की रेडी लगाता है, अब एक बोलता है कि स्टार्टअप किया है हमने। तो वही है, शब्दों का खेल है मैं और टाइम का हाँ, चेंज इसका है। एंटरप्रेन्योरशिप का बताता हूँ कि अभी क्या है, आई थिंक एक तो पहले जब मार्क जकरबर्ग और उन सब ने फेसबुक किया तब सबको जोश था, मैं भी ऐसा कुछ बनाऊंगा, मैं भी ऐसा कुछ बनाऊंगा, रेवोल्यूशनाइज करूंगा, जो कि इम्पॉसिबल है। हर जनरेशन में 2 से 3 4 लोग होंगे जो ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया फेसबुक नहीं आ सकता। इंस्टाग्राम वगैरह आ गए अभी, अब नेक्स्ट वेब 3 और ये सब है, तब कोई कुछ रेवोल्यूशनलाइज चीज़ बना दे तो बना दे, वरना अभी कोई 5 10 साल में कुछ नहीं आने वाला वो। फिर दूसरा, इंडिया में स्पेशली जब से शार्क टैंक आया है हाँ, और घर घर में पहुंच गया कि भाई तुम बिजनेस कुछ भी कर सकते फंडिंग उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, जो कि बैंगलोर के हर कैफे में पांच होता है। पांच जगह 5 5 लोग बैठ के फंडिंग उठ रही है, जा रही है, वारी है, पागल बना रहे हैं जो भी। लेकिन स्टार वो शार्क टैंक इंडिया इंडिया आया और उसके बाद से हर कोई, मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूंगा। हम हमारी ब्रांड को क्लोज टू 1.5 ईयर्स हुए हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट वीक में 3 से 4 DM आते हैं कि भैया मैं क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ यार, मेरे को क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करनी है, क्या करना। तो स्टार्टअप का तो हाइप बन रहा है, ऊपर से क्लोथिंग स्ट्रीटवेयर का काफी कल्चर बिल्ड हो रखा है एकदम बहुत से। बहुत। जहाँ देखो वो, क्योंकि इतना इजी है ना कि टी शर्ट ही तो है, प्रिंट करा बेचो। और सबसे बड़ा कि उनको लगता है कि एक सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ा शो ऑफ हो जाता है कि भाई मैं ब्रांड ओन करता हूँ। ब्रांड होता है अभी भाई। तुम 10 टी शर्ट भी प्रिंट कर लो, उस पर अपना खुद का लोगो लगा दो तो बोल सकते हो ना, कोई चेक करने थोड़ा ना आ रहा है तुमने कितनी टी शर्ट एक बेची है, ट्रू। प्रॉफिट में हुआ नहीं, लोगो लगाया, मैं ब्रांड ओन करता हूँ। हाँ। कूल लगता है बोलने में। राइट। बट वही ये 99% ऑफ दी स्टार्टअप्स या क्लोथिंग ब्रांड सब फेल करेंगी, बहुत ही कम सर्वाइव कर पाएंगे साल भर, 2 साल 3 साल बाद। तो जो भी कूल बनने के लिए और उन सब के लिए बनना है तो मत करो, पढ़ाई कर लो भाई, सबके लिए नहीं है सोशल मीडिया। भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए, इनके अलावा 99% फेल भी हुए हैं, हर ट्रू। किसी के बस की नहीं है। और जब जीता हूँ उससे पहले मैं कई बार फेल भी हुआ हूँ। हाँ तो ऐसा ऐसा नहीं कि नहीं। हमेशा जीता हूँ, हाँ, मैं फेल भी हुआ हूँ, और काफी चीजें फेस की यार और एक ऐसा। टाइम होता है मतलब जो आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको पता था आपकी कैपेबिलिटीज। खूब लोग होते हैं कि फेलियर से इतना डरते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली ट्राई करते जा रहे हैं और वो उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि वो पीछे देख ही नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज होती है आपके फेलियर को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट, हाँ। मैंने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया है, मतलब मेरे पे ब्लेम्स लगे हैं, कुछ भी लगे, मतलब बहुत कुछ हुआ है हम्म लाइफ में यार। हम्म। तो मैंने एक्सेप्ट किया है, मैंने ठीक है इसको कामली हैंडल करेंगे, हाँ। लेट इट गो, और चलो इसको छोड़ते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वो जो वो है ना, मतलब कि मैंने फेलियर को एक्सेप्ट किया है, तो वो एक आया था नेवर गिव अप एटीट्यूड वाला, कि मैं हार तो नहीं मानूंगा भाई, मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं गिरूंगा, टाइम लगेगा उठने में, दोबारा उठूंगा, रोक के क्योंकि दिखाओ। आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे भी भरोसा था कि भाई मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूँ। बिल्कुल। और भरोसा जिस दिन करना मैंने छोड़ दिया मुझ पे, तो मैं हार जाऊंगा खुद से। और वही है कि मुझे मैं ही हरा सकता हूँ, किसी का बाप पैदा नहीं हो जो मुझे हरा दे। हाँ, मैं मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हूँ। एग्जैक्टली ब्रो। तो उसी से याद है आपने टेडेक्स टॉक भी कर रखी है, यस। कैसा था वो एक्सपीरियंस? ये अपॉर्चुनिटी मुझे नवनीत ने दी थी, जो रेड बुल के मतलब मार्केटिंग हेड थे। तो उन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया था इसमें, एंड ये मेरे लिए मतलब मेरी मतलब ड्रीम लिस्ट होती है ना, उसके अंदर था ये। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उस स्टेज में मेरे साथ में मेजर जनरल बिपिन बख्शी भी थे। उनकी लाइफ तो मतलब एक आर्मी ऑफिसर की आप क्या बोल सकते हो। तो उनके साथ में मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ, एंड जब मुझे पता लगा कि वो भी आ रहे, मेरे अलावा 8 लोग और थे, सब लोग बिजनेस थे, कुछ गिटारिस्ट थे, सब थे अपने अपने। कौन सी ईयर में किया था आपने, कौन सी ईयर में अभी टेडेक्स? लास्ट ईयर अच्छा 2022। लास्ट ईयर, ओके। तो जयपुर में? जयपुर नहीं, नीमराना, ओके, एनआईटी यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो वहां पर मेरे अलावा भी 9 लोग थे, मतलब 8 लोग थे। तो पर जिनसे मैं ज्यादा इंस्पायर हुआ ना, कि मेजर जनरल बिपिन बख्शी। तो सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे पता लगा कि मैं उस स्टेज पे जाने वाला जहाँ पे वो आएंगे, सच में मैं रोया था, और मेरे आंसू आए थे। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, अग्रेसिव दिखता हूँ शक्ल से, लेकिन दाढ़ी का कमाल है। दाढ़ी का कमाल है। तो
मैं बहुत इमोशनल हुआ था। और जब उस मतलब जब मैं वहां पे पहुंचा हॉल में, तो वो बैठे थे मेरे सामने। मेरा जब नंबर आया, पहले तो मैं स्टेज पे पहुंचा तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, शूज की आवाज थी स्टेज पे, कट 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 कट। मैंने फिर बस जनता को देखा, ऐसे जनता बैठी थी। और पहले तो मैं पता नहीं स्टार्ट कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा था। मेरा माइंड सेट था कि मुझे 18 मिनट मिले हैं, मुझे बोलना है और मेरी पूरी जर्नी बतानी है। अच्छा, आप उससे बताओ, उससे पहले एक TEDx टॉक के अंदर कितने लोग बोलते हैं, मतलब कैसा क्या होता है? मैं मतलब TEDx टॉक्स तो वो बहुत देख रखी हैं, बट कोई अटेंड नहीं करी मैंने, तो उसके अंदर एक्चुअली ऐसा होता है कि एक इवेंट होता है, हाँ, उसमें जो कितने लोग? आईआईटीज के अंदर इवेंट होता है, उनका जो कल्चरल इवेंट होता है, तो ये कोलैब करते हैं टेड अमेरिका से। तो ये जो हमारे वीडियोस बनते हैं वो सीधे टेड अमेरिका के पास जाते हैं। टेड का जो मेन चैनल है, यूट्यूब चैनल है, चैनल, उसके पास जाते हैं, वहाँ पे ही एडिट होते हैं। और पूरे बायलॉज और जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जितनी भी लैंग्वेज वर्ड्स ओके। हमने यूज करें, तो वो सब देने होते हैं। इसके अंदर ये है कि मैं बहुत ब्लंट इंसान हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सीधी बात कर देता हूँ, तो मेरी बहुत ज़्यादा कट हुए थे मेरे वीडियोस के अंदर, मेरे वीडियो के अंदर। तो वो सही से नहीं बन पाया मेरा वीडियो, बिकॉज मैं बहुत ब्लंट था एकदम, कोई मैं पर्दा नहीं रखता बात करने में। तो मेरी जो टॉक थी वो आधे घंटे की हो गई थी, मुझे 18 मिनट का लिमिट मिला था। कोई लोग आ रहे थे तो 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट बोल के अपना टाइम खत्म करके जा रहे थे। मैं बोले जा रहा हूँ, लोगों के आंखों में आंसू हैं, लोगों की तालियां बज रही है, मास्क लगा रखे हैं, सबने मास्क उतार दिए क्योंकि सब रो रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं। और मतलब उनको पता नहीं चला कि आधा घंटा कब निकल गया। मैंने सिर्फ, मेरे को उधर से इशारा आया कि मैंने पूछा था कि यार ज़्यादा टाइम हो तो बता देना, किसी ने मुझे बोला ही नहीं। मैं खुद ने घड़ी देखी तो मुझे पता लगा कि ज़्यादा आधा टाइम हो घंटा गया, हो गया। तो मैंने धीरे धीरे उसको कवर अप किया और ख़त्म किया। बट सबने फिर ऐसे ही बोला बाहर आके, जैसे मेरे को जब रिव्यूज मिले तो बोले भैया आपको और बोलना चाहिए, तुम तो और सुनने के लिए बैठे हुए थे। हम बिल्कुल बोर नहीं होते, और लोग तो इंग्लिश में आके बकबक करके जा रहे थे, हमको समझ ही नहीं आया था। और सच बता रहा हूँ, मेरी जो आंखें थी ना, किसकी आंखों में थी? मेजर जनरल बिपिन बख्शी मेरे सामने थे, और उनकी आंखों में देखकर मैं सारी बात बोल रहा था और उनकी आंखों में आंसू थे। तो इससे बड़ा अचीवमेंट और इससे बड़ा मतलब मेरी स्टोरी टेलिंग मैं नहीं सोच सकता कभी हो सकती है। क्योंकि जिस इंसान ने जिंदगी देखी है, इंडिया को सर्व किया है, उसके आंखों में देख के मैं कॉन्फिडेंटली अभी सारी बात बोल रहा हूँ, और वो उस चीज को फील कर रहा है और मतलब आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो बिग अचीवमेंट ब्रो। तो उस इतने बड़े एनवायरनमेंट को तो आपने पूरा रोलर कोस्टर राइड करवा दी, तो हमें भी थोड़ा बताओ कि आपकी लाइफ का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट क्या थे? हमारी ऑडियंस भी तो थोड़ा इमोशन उस राइड से जाए। हाईएस्ट पॉइंट ये था अभी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तो जब जीती तो उसके बाद से बहुत जानने लगे लोग। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो जानने लगे लोग, तो वो मेरा गोल्डन टाइम पीरियड था, तब मेरे को सब कुछ करना था और मैंने किया भी, बहुत कुछ किया। तो किया किया उसके बाद में मुझे बहुत हाइप मिली, मुझे शोज मिले, इवेंट मिले, मैं बड़े बड़े लोगों से मिला, उनके साथ में काम किया, पॉलिटिशियंस से मिला, उनके साथ में टाइम स्पेंड किया, सीखी चीजें, क्या सपोर्ट मिलता है क्या नहीं, मतलब बहुत कुछ उस टाइम पे किया था। और पेरेंट्स के माइंडसेट चेंज हुए थे, फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं उनके माइंडसेट चेंज करे, कि जो लोग मतलब बकवास करते थे उन लोग के बच्चे आज मेरे फैन है। तो वो वाली जो बात है ना, वो एक बहुत प्राउड फील कराती है। और इंडिया में क्या है, आप सीन चेंज करने के लिए सोचते हो कि मैं ये कर लूंगा तो आज मैं जीत जाऊंगा तो मेरे को लोग जानेंगे। नहीं, सबसे बड़ी जीत है आप लोगों का माइंड के साथ कैसे खेलते हो, लोगों के माइंड को आप पॉजिटिव में चेंज कर दो। जो आपको बोल रहे हैं नहीं कर सकता, उनको हाँ बुलवा दो, तो वो सबसे बड़ी जीत है। मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने से भी बड़ी जीत है कि मैंने अपने स्पोर्ट को इज्जत दिला के हाँ करवा दी उनके मुंह से कि ये करना है। तो वो सबसे ज्यादा जीती। और जो डाउन पार्ट था मेरी लाइफ का, वो कई बार आया है। मैं कई बार डिप्रेशन में भी गया हूँ, कई लोगों ने मुझे मारा भी है जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी। मेरे पे झूठे केसेस किए हैं, मतलब पूरे नेशनल टेलीविजन पे मेरे को बुली किया है, और मेरे पे झूठे केस वेस किए हैं, पुलिस केस किया, अरेस्ट वारंट, मतलब बहुत गंदी चीजें मुझे रोकने के लिए, चैंपियनशिप में ना राइडिंग छोड़ दूं, मेरा करियर बर्बाद कर दूं। पर वही बात है ना कि यार, मैंने वही बोला भी थोड़ी देर पहले, किसी का नेवर गिव बाप अप। पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने वाला। तो मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत करता नहीं हूँ, और मेरे साथ गलत होगा तो मैं रेडी हूँ सब कुछ फेस करने के लिए। कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे? और इंसिडेंट ये है कि जैसे मैं एक टीम के साथ में परफॉर्म करता था, पहले प्रैक्टिस करता था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जेलेसी
उन्होंने सबने मेरे पे हाथ खोल दिए जब 3-4 साल पहले, बिकॉज वो दारू पी के नशे वशे करते थे। एंड मतलब ऐसा कोई नशा नहीं है वो जो नहीं करते थे, बिल्कुल एकदम। मतलब लोग होते हैं ना कि सुबह सुबह सिगरेट पी के ही वॉशरूम जाते हैं, वो लोग कोक मार के वॉशरूम जाते हैं, वो इतने घटिया लोग थे। तो उनसे दूर जाना ही मेरे लिए ना, मेरे लिए फायदे की चीज थी। तो क्योंकि मैं बिगड़ नहीं सकता था, मेरे को जो नशा था ना मेरे स्पोर्ट का था। और एक स्पोर्ट्समैन को नशा उसके गेम का होना चाहिए, ना कि इन सब आर्टिफिशियल चीजों का। तो वो लोग नशे में क्या क्या करते थे वो मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत गंदा, एक बहुत डार्क साइड है वो। तो इसलिए मैं उनसे दूर हटना ही मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन था। बट वहां से निकलना भी एक बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि जैसे मैं उनसे अलग हुआ स्टिल मैं अपने पैरों पे खड़ा था कि मैं अभी भी करूंगा राइडिंग, मैं शोज ले रहा हूँ, मैं शूट्स कर रहा हूँ, अकेला कर रहा हूँ। तो वो लोग जेलेसी में फिर और मुझे ये सब मारे हुआ भी, कहाँ था, जयपुर में? जयपुर में। तो उन्होंने फिर मुझे मारा भी था। तो उसके बाद की 6 साल हमने, जिसको मैंने भैया बोला करा, उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया 6 जनों ने मिलके। और तो मुझे ब्लैकआउट हो गया, डिप्रेशन में चला गया मैं 3-4 महीने के लिए। एंड मैं कुछ कर भी नहीं पाया था। तो मेरे डैड को मैं उस वक्त जॉब करता था डिकैथलॉन में, पार्ट टाइम माउंटेन बाइक मैंने मैनेज करता था। तो वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस भी होती थी सब कुछ, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। फिर मैंने डैड से शेयर किया 2-3 दिन बाद, डैड को ऑलरेडी पता थी, मेरी बहन ने बता दिया था। एंड डैड बहुत गुस्से में पहुंचे थे वहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तब जाके मैं धीरे धीरे निकला। फिर उसी डिप्रेशन में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए 2019 में चैम्पियनशिप के लिए गया। क्योंकि लोग क्या है कि मेरी जितनी भी जीत है, जितने भी मेरे अचीवमेंट्स है, उसकी क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो मेरी एक्स भी थी, तो वो भी बोलती है कि मैंने लक्ष्य को बनाया है करके, मतलब बहुत कुछ, मतलब ना मुझे बहुत गंदा फील करवाने के लिए कि मैंने सब कुछ किया है, इसको पैसा दिया, ये दिया, वो दिया। भाई साथ रहोगे तो पैसा भी दोगे, पैसा भी लोगे, जितना लिया है वो भी तो गिना। गिव एंड टेक। तो वो चीज़ है यार, एक एक रिलेशनशिप होता है, दोस्ती का भी होता है, तो वहाँ पे गिव एंड टेक होता है। कभी आप दे दो, कभी मैं दे दूंगा, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। हर चीज़ आप गिना थोड़ा सकते हो। तो इस तरह। और फिर वो क्या है कि मेरे पेरेंट्स से मुझे दूर करना चाहते हैं, मेरे वो मतलब जितने भी ये जो डाउन फॉल वाले लोग हैं ना, घटिया लोग, ये मुझे हमेशा से मेरी फैमिली से दूर करना चाहते हैं। बिकॉज मैं मेरे फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ, मेरे मॉम डैड से बहुत अटैच्ड हूँ, मेरी बहन से बहुत अटैच हूँ। ये डाउनफॉल में लड़की हमेशा आ जाती है। एग्जैक्टली, बट वो इसलिए मेरे से परेशान थी बिकॉज मैं बहुत हाइप पे जा रहा था उस टाइम पे, और उसको वो टाइम चाहिए था, उसको हर चीज का क्रेडिट चाहिए था कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। वो मैं नहीं दे सकता था यार, वो मेरे मॉम आपकी डैड खुद ने की किया। मेहनत है। तो ठीक है, आपने सपोर्ट किया, मैं उसमें आपका नाम दे रहा हूँ सपोर्टिंग पार्टनर में। लेकिन आपने फिर अगर बोल दिया कि तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, तो वहां पे भैया तू नहीं है पहले, वहां मेरे माँ बाप पहले हैं। क्योंकि मैं घर में घुस रहा हूँ, मुझे छत मिल रही है, मेरे पापा की है। घर में जा रहा हूँ, मेरे कपड़े धुल रहे हैं खुद से, मेरे को खाना मिल रहा है, तो मेरे लिए वो सपोर्ट है मम्मी का। जो इनडायरेक्ट सपोर्ट तक भी दिखता नहीं है किसी को, वो सपोर्ट ही है। अगर मैं वो बनाने लग जाऊंगा, मैं कपड़े धोने लग जाऊंगा, मैं घर की छत ढूंढूंगा, तो मेरा टाइम तो और माइंड सेट तो वैसे ही खराब हो जाएगा ना। स्ट्रगल करते करते परेशान हो जाऊंगा, मैं अपने आर्ट फॉर्म से दूर हो जाऊंगा। तो वो सपोर्ट बहुत लोगों के सामने नहीं है, बट असली सपोर्ट तो मॉम डैड ही है ना यार। फाइनेंशियली मैं परेशान होता हूँ, मैं एकदम सिक्योर हूँ कि यार पापा खड़े हैं पीछे, अपन कर लेंगे। पर मेरे डैड ने कभी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मतलब मैं फिर वो जाऊंगा उन पे डिपेंडेंट, फिर हो जाएगा सिल्वर स्पून बेबी, तो ये सब। और उनकी यही जो चीज है ना कि मेरे पापा ने कभी मुझे खुद से सपोर्ट नहीं किया, मैंने कुछ मांगा भी ना तो मुझे जल्दी से नहीं दिया। वो इसीलिए था ताकि मैं स्ट्रांग बन पाऊँ। आज मेरे वो चीज बहुत काम आ रही है। आज मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो चीजें है ना कि उन्होंने मुझे वेट करवाया, चीजों के लिए लड़ना सिखाया, तो वो आज मेरे साथ है। तो वो चीज ना मतलब इतनी स्ट्रांग बना चुकी है मुझे कि मुझे हार नहीं माननी, पर वो मैं कवर अप कर लूंगा चीजों को। तो वो एक एक टाइम के हिसाब से सब कुछ सेट था, और वही था कि जिंदगी कहाँ लेके जा रही थी मुझे अब समझ में आ रहा है कि तो मेरे साथ हुआ था ना, वो ऊपर वाले की जो प्लानिंग है ना उसके हिसाब से हुआ है सब कुछ। आपका रिलेशन कैसा था आपके पापा के साथ? मतलब स्टार्टिंग डेज में लाइक 2-3 साल जब मैंने अपना ये पैशन फॉलो किया था, तो 2-3 साल तक तो ऐसे ही था। लेकिन उसके बाद मेरे डैड ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे मैंने शोज करे, इवेंट्स करे, कंपटीशन किया, देन उनको भी अच्छा लगा कि यार मैं भी साइकिलिंग करता हूँ। तो उनको साइकिलिंग का जोश आया, बिकॉज वो बहुत वेट गेन कर चुके थे, 118 आई गेस
118 का वेट हो गया था उनका, तो उनको ऐसा लगा कि यार मेरा बेटा इतना बड़ा एथलीट बन रहा है, वर्ल्ड चैंपियन बन रहा है, मैं भी तो सीख रहा हूँ, हाँ, तो उसका बाप भी तो अभी कभी कैमरे में आएगा तो कुछ तो फिट दिखना ही दिखना चाहिए। चाहिए। हाँ, तो डैड ने फिर क्रॉसफिट चालू किया, रनिंग चालू की और साइकिलिंग चालू की, मेरे साथ जिम जाने लगे। हाँ। फिर जिम मैंने जाना छोड़ दिया, पर मेरे पापा का रेगुलर हो गया, सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे जिम। शटर खुलता नहीं था जिम का, उससे पहले वहां पे खड़े हैं डेली, और फिर 8 बजे तक घर आते थे, वर्कआउट पूरा ढंग से करके, और फिर वो अपना बिजनेस देखते रहे, फैक्ट्री वगैरह, एंड देन रात को आके वो 8 बजे उनका स्लीपिंग साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक उनकी तो आप लोग फिट। को फ्रेंडली इक्वेशन थी, या जैसे पापा के साथ होता है ना, नहीं नहीं, या मैं तो बहुत फ्रेंडली हो, या थोड़ा वो रिस्पेक्ट आ जाती है ना कि पापा हैं, तो हाँ, आपका कैसा था? हमारा इतना फ्रेंडली था कि लोग हमको देख के ये बोलते दोस्त हैं, मतलब हम हर चीज शेयर करते थे। मतलब ये मान लो 5-6 साल से तो यही था कि हम ऐसे बेस्ट फ्रेंड की तरह बन गए थे, कुछ भी शेयर। मेरा स्टैक आ रहा है प्रोटीन का, तो बेटा मेरा है, तो दे इधर। रेड बुल्स आ रही है तो मेरा पहले है, मैं लेके जाऊंगा। कोई भी नई बाइक आ रही है तो मैं लेके जाऊंगा। तो मतलब ऐसा ना कि डूड होता है एक बराबर का, तो वैसे उन्होंने मुझे ट्रीट करना चालू कर दिया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एंड मैंने कभी शायद ऐसा रिलेशन कभी किसी का देखा नहीं तो मेरी लाइफ में, तो लेकिन बहुत अच्छा टाइम था। और मतलब सोचता हूँ ना तो अच्छा भी लगता है और इमोशनल भी हो जाता हूँ, लेकिन ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे देख रहे हैं और खुश होंगे कि मैं अपने आप को मतलब इतना स्ट्रांगली स्टैंड कर लिया हूँ इस दुनिया में, कि मतलब मैं खुद अपने पैरों पे अब खड़ा हूँ धीरे धीरे और चीज़ें संभाल रहा हूँ। तो काफी यस, प्राउड हम होंगे। दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन था, एंड उन्होंने मतलब क्रॉसफिट के अंदर काफ़ी अच्छे अपने मतलब टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी दोस्त बनाए हैं, और उनके जो टर्म्स और रिलेशनशिप्स है वो आज मेरे बहुत काम आ रहे हैं। वो लोग बहुत सपोर्ट करते क्योंकि जैसे द मोर वी ग्रो, अपन को लगता है बचपन में होता था कि मतलब पाप अपन लोग ज्यादा अपने दोस्तों में घुल मिल रहे हैं, घर पे कम नहीं दे रहे, बट जैसे जैसे एज हो रही है यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर पेरेंट्स, कि भाई वो जो भी बोलते थे, मतलब बोलते हैं कि ये करो ये मत करो, इस डायरेक्शन में जाओ, अब समझ आ रहा है जितना हो रहा है कि भाई वो सही बोलते थे। दोस्त और ये सब तो बाद में है, जो हैं। जो राइट, वो गाइड कर रहे थे, जो बोल रहे थे, वो कितना इंपॉर्टेंट है। राइट। द मोर यू ग्रो, उनकी साइड अब समझ आ रही है ना कि भाई हाँ वो सही बोल रहे थे। और कोई भी अगर यंग बच्चा अगर देख रहा हो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा पार्टी शार्टी कर रहा हो, गलत हरकतों में जा रहा हो, तो एज के साथ हम यही बता रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि भाई वापस लास्ट पॉडकास्ट में बोला था हम 30 35 40 साल के नहीं है बट जो भी है कि पेरेंट्स की सुनो, वो जो बोल रहे हैं वो एक्सपीरियंस, वो 50 साल 40 साल के हो रखे हैं, दुनिया उन्होंने देखी है, तो उनकी सुनो, जो बोल रहे हैं वो करें, पढ़ाई भी करो, सोशल मीडिया भी करो, बट ध्यान दो फालतू चीज़ों में नहीं। आप लोगों के एक्सपीरियंस से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, पर आप वैसे के वैसे कभी नहीं बन सकते। आप उनके लाइफस्टाइल को देख रहे हो, आप उनसे वो लोग सेम ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। उसके एक्सपीरियंस के साथ में आप उनके जो एक्सपीरियंस होंगे उनके साथ में आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से लोगों के माइंडसेट होने चाहिए कि मतलब जल्दीबाजी मत करो किसी चीज़ के साथ, सब आराम से होगा और सब कुछ प्लान्ड है। सब कुछ सब कुछ प्लान्ड है। प्लान्ड है यूनिवर्स में। तो उसको आप नहीं चेंज कर सकते। तो मेरे साथ जो भी हुआ आज तक, मुझे अब लगता है कि वो सब कुछ प्लान अप था, एंड बहुत आगे की भगवान ने पूरा सेट किया हुआ है कि ये होगा इतने टाइम में, ये होना चाहिए। तो वो पूरा लेकिन चीज मेहनत समझ में आती लगेगी। है। मेहनत तो खुद किया है, हाँ। मेहनत में तो कोई मतलब कमी नहीं छोड़ी थी। तो यही है एक्सपीरियंस कि यार जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो माँ बाप की वैल्यू समझ आ जाती है। सब सब पानी में उतर जाते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी पावर यही है, जब मॉम डैड का हाथ होता है ना साथ में, तो सबसे बड़ी पावर है, कोई सी भी चीज़ से आप डील कर सकते हो। एक सपोर्ट रहता ना कि भाई हाँ, अगर हार रहे हैं, फेलियर आ रहा है, तो कोई है पीछे संभालने के लिए, तभी ये सब ट्राई कर पा रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि ये सब कि आपके डैड थे कि तू जा बेटा कर, ट्रू। नहीं हुआ, आपका हो गया, विच इज़ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं हूँ। हाँ, मेरे डैड मॉम डैड का भी यही सीन है, तभी मैं ये सब एक्सपेरिमेंट कर पा रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेला, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल प्रोफेशनली, वो सब खेला, फुटबॉल क्लब स्टार्ट किया, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करी, तो कभी भी डर नहीं था कि भाई मैं फेल होऊंगा तो क्या। वो था कि हाँ कोई नहीं, पापा हैं मम्मी है, संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। राइट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल, और उनके एक्सपीरियंस कभी गलत नहीं हो सकते सच में। अभी ज़्यादा इंटेंस हो गया है तो चिल करने के लिए किस टाइप का खाना पसंद है? अम, मैंने मतलब मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैं जो पिज़्ज़ा वगैरह होता है, पिज़्ज़ा हो गया, एंड मतलब जंक फूड। मेरा फेवरेट तो बटर चिकन है। अभी सावन चल रहे हैं, मम्मी ने मना कर दिया कि ये खा के आ गया तो घर पे मत आ जाना। नहीं, आई यूज टू ईट, चिकन वगैरह। या आई यूज टू ईट नॉन वेज बिकॉज पोलैंड में कुछ मिलता नहीं था, हाँ, बट बट नाउ बाहर वो नॉन वेज नहीं है जो अपना है। मैं भी सर्बिया यूरोप में रहा था 2 साल, तो वो जो टेस्ट नहीं मिल कुछ नहीं है, सकता। वो जहाँ ये जो बटर चिकन, यहाँ जो हांडी चिकन और ये तंदूरी वंदूरी मिल रहा है, कहीं टच भी नहीं होता वो। राइट, नाउ आई एम प्योर वेजिटेरियन वेज। एंड आई लेफ्ट उसमें क्या पसंद है? उसमें यार वही बोल रहा हूँ, जंक फूड ज्यादा पसंद है, और अपने देसी में पाव क्या पसंद भाजी, है? पिज्जा और ये तो उधर का हो गया। मुझे दाल बाटी चूरमा बेस्ट। वो फिर जंक नहीं रहा ना, वो हाँ, तो अपने अच्छा, घर पे ही आपने बनता बोला है। देसी, हाँ, तो देसी नहीं के अंदर, देसी में, बट दाल बाटी चूरमा तो रोटी सब्जी बराबर हो गया कि घर पे ही बनेगा। अच्छा, वैसे वैसे हाँ, पाव भाजी यार, हाँ। पाव भाजी इज फेवरेट, डोसा इज लाइक साउथ इंडियन फूड इज लव, एंड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं है क्या? इल्ले चॉइस इज डिफरेंट। इल्ले इल्ले साउथ इंडियन फूड। राइट, और दाल बाटी चूरमा इज हाँ, हाँ, माय फेवरेट। सही है। घर पे आना, वीकेंड हर वीकेंड बनता है। अगले वीकेंड आना, खाते हैं दाल बाटी चूरमा साथ फुल में। पावर ब्रो। तो अगर ये नहीं तो क्या? अगर मेरी आर्ट नहीं तो मेरे पास क्या? नहीं, अगर आप, हाँ ये भी, और अगर आप इस स्पोर्ट में नहीं जाते तो क्या कर रहे होते? अगर मैं स्पोर्ट में नहीं जा रहा होता, मैं भी आज किसी एसएससी एग्जाम में बैठा होता, कोई सरकारी जॉब के लिए बैठा होता, कि या फिर रनिंग वनिंग कर रहा होता, या फिर कोई एक आर्ट फॉर्म चूज कर लेता, या जिसमें लगता कि मेरी सरकारी नौकरी जल्दी लग जाएगी, मैं वो किसी भीड़ में, इस एक भीड़ का हिस्सा होता, टू बी ऑनेस्ट, किसी मतलब ये एसएससी की, बैंक की, पीओ की जो ये कोचिंग होती है ना, उनमें कहीं बैठा होता बैक बेंचर बन के, और समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, और वही भीड़ में एग्जाम दे रहा होता, टिक लगा रहा होता सच में, क्योंकि मतलब लोग बाग स्टेप अप नहीं कर पाते, और शायद मैं भी वही होता, या फिर मेरा पैशन तो मतलब वैसा था कि स्पोर्ट्स में ही था। सच बताऊं, बचपन में स्पोर्ट में ही था, कि मैं बच्चों के साथ खेल लिया, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था मेरा, और आज ये जितना मेरे को पढ़ाई से कुछ नहीं मिला, मुझे मेरे स्पोर्ट्स से सब कुछ मिला। तो अगर स्पोर्ट नहीं होता तो वही कोई नौकरी कर रहे होते 9 से 5 की, और बस घर पे आते, पैसे कमाते, सो जाते, यही जो कि गलत नहीं है। हाँ, ये लाइफस्टाइल। काफी लोग, मतलब अपन को वो फ्रीडम मिल गई ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, काफी लोग चाह के भी नहीं कर नहीं कर कर पाते, सकते, नहीं क्योंकि कर पाते। सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि भाई नौकरी करनी है, पढ़ना जरूरी है, कि भाई जो भी जॉब मिलेगी घर पे खाना आएगा उससे, हर कोई नहीं कर सकता। मेरे फैमिली के अंदर भी बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डांस का शौक है, या जिनको मतलब एथलेटिक लाइफ के अंदर जाना है, लेकिन फैमिली की सिचुएशन के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पहले से ले ली। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मेरे मेरे खुद का भाई है जो मतलब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ले ली, या फिर मतलब सबके होते हुए, सबसे छोटे होते हुए उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बिकॉज सिचुएशन ऐसी हो गई थी। तो उसने अपने फॉर्म मतलब अपनी अपने फन पार्ट को, अपने पैशन को, या फिर अपनी दवाया। जिसमें हैप्पीनेस होती है ना, उसको भी दबा दिया। तो इंडिया में बहुत लोग करते हैं, तो उस चीज़ के लिए कि मैं भी, अगर स्पोर्ट नहीं होता ना, तो मैं भी आज वही कुछ कर रहा होता, अपने स्पोर्ट मतलब खेलने के पैशन को दबा के, और 9 से 5 की नौकरी कर रहा होता, घर पे आके खाना आके सो जाता, और बस वो आगे फॉरवर्ड होता था। फिर हम वहां पे अगर मैं फंस जाता, तो मैं अपनी लाइफ को कभी चेंज ही नहीं कर पाता। वो चीज़ काफी अच्छी बातें हो गई हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? है। यस, नाउ आई एम 30 एंड शादी हो गई? not yet, कब है? but it's January is, अच्छा, जनवरी में ही है? yeah. लड़की हो गई फाइनल? yes. लव मैरिज I और अरेंज have मैरिज? it's a secret now. बता नहीं सकते अभी। Yes. कहीं ऐसे मत बोलना ये पॉडकास्ट जनवरी के बाद में डाल रहा। तो ये बताए। it's arrange. हाँ, हाँ। It's arranged marriage, but I chose the girl because dad के जाने के बाद it's but my choice कि हाँ, हाँ। what's best for me. तो मैंने वो choose किया for my good, and yeah. Congratulations, I यार। got a good family. So yes, I'm gonna get married in January, and then a family guy plus a professional MTV stunt rider as well.
बच्चा जल्दी करने की प्लानिंग है, वेट करोगे? वो यार वो मेरे को भी आइडिया नहीं है, वो सिचुएशन ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए। नहीं एक्चुअली इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है, बिकॉज समय बताएगा। टाइम बताएगा। क्योंकि सब कुछ सेट है यार ऊपर, मैं यूनिवर्स में ये बहुत भरोसा करता हूँ कि सब कुछ सेट है पहले से, कि क्या पता मेरी लाइफ एकदम चेंज हो जाए शादी के बाद, क्योंकि अभी मैं अपना पैशन भी साथ में है, बिजनेस भी है जो डैड का है, और उसके बाद में फिर फैमिली लाइफ हो जाएगी, मैरिड लाइफ, तो तीनों को कॉप अप करना मेरे लिए बहुत, 24 घंटे सबके पास होते हैं, मेरे पास भी वही होगा, तो बस उसी चीज को मैनेज करना है, और मेरे लिए टफ है, और सबसे बड़ा डर है मेरी लाइफ का कि मैं हार ना मान जाऊं मेरे पैशन के, जिसको मैंने 15 साल दिए ना, मैं बस उसको लूज नहीं कर सकता। आज जैसे मैं हफ्ते में 1 दिन प्रैक्टिस करता हूँ, मैं हैप्पी हूँ, पर मैं वो 1 दिन भी मिस कर दूंगा ना, हफ्ते भर प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं बहुत रोता हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यार मैं उसको 10:15 बज गए, रात को मेरी मम्मी फोन कर रही है कि भाई खाना खा लो। ये क्या रात 10 बजे पॉडकास्ट शूट कर रहे हो? मम्मी आ रहा हूँ खाना खाने, अभी रुको। एक्चुअली यार मैं लेट हो गया, मैंने नहीं बताया नहीं, ना नो कि प्रॉब्लम। 24 घंटे ही है हमारे पास में, और नहीं नहीं, आप बताओ, मुझे पूरे कंटिन्यू। टाइम मैनेज करना पड़ता है। बताओ आपके बारे में। तो यस, व्हाट इज नेक्स्ट? यही है। शादी हो रही है, बच्चा भगवान भरोसे है, जब भी होगा शादी के बाद में। बच्चा मेरे भरोसे है, आपके भरोसे है, बट जैसे आपने बोला कि टाइमिंग, यस। यूनिवर्स जो भी है, शादी हो रही है, बच्चा यूनिवर्स पे है। आपका एक्शंस आपके हैं, बट उधर यूनिवर्स के हाथ है। और अपने स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट के लिए यार मेरे को टाइम मैनेज करना है, पहले और चीजों के लिए टाइम मैनेज करना पड़ता था, अब मुझे मेरे स्पोर्ट के लिए ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन लक्ष्य रहना चाहता है। लक्ष्य कभी वो नहीं कि यार वो लक्ष्य था ना यार, वो करता था, वो नहीं होना चाहता। बस वो मेरा सबसे बड़ा फियर है, मतलब मेरी लाइफ का, कि मैं हार नहीं मान जाऊं। बस मैं उसको फॉलो कर लूंगा ना, मेरे स्पोर्ट को, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अब जी सकता हूँ। बाकी उसके अलावा बिजनेस है डैड का, तो उसको मैं भी संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज एक आर्टिस्ट कभी बिजनेस लाइन में गया ही नहीं, उसको पता नहीं है, तो मेरे लिए बहुत थोड़ा सा हैसल लाइफ हो रखी है, लेकिन यस आई विल डू इट, ऑलमाइटी ग्रेस दैट। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई, मजा आया काफी। गुड लक, काफी जो भी आप ड्रीम कर रहे हो पक्का होगा। फुल पावर ब्रो, और आई लाइक योर ब्रांड्स नेम। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट टाइम बोला था कि अगला एपिसोड 1 महीने बाद नहीं आएगा, 1 हफ्ते बाद ही आ रहा है। 6 महीने में हमने अभी तक 5 एपिसोड ही डाले हैं, और इस बार 1 हफ्ते के अंदर 2 एपिसोड आने वाले हैं। तो आई होप मैं बहुत कुछ बोल सकता, पर ये पॉडकास्ट नहीं रहता, ये एक फिल्म बन जाती। हाँ नहीं, कोई पार्ट टू भी कर लेंगे जल्दी। चलो, तो यस, इट विल बी गुड, या ओके, परफेक्ट। बाय बाय। सी यू गाइस।